इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यासकार पुस्तिका उसके इकाई 12 गति इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है ओडोमीटर पथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जाता है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं। पहला है वाहन की चाल, दूसरा विकल्प है वाहन की दूरी, तीसरा विकल्प है वाहन का विस्थापन और चौथा विकल्प है वाहन का प्रदूषण। तो इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो हमारा दूसरा विकल्प है। ओडोमीटर पथगामी द्वारा हम किसी वाहन ने कितनी दूरी तय की है उसको मापते हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा। कि ये वृत्ताकार आकृति बनी हुई है, एक वृत्त है और यहाँ 4 बिंदु इसमें दिए गए हैं A, B, C और D। अब इसमें कह रहा है कि विस्थापन न्यूनतम होगा और यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। जैसे पहला दिया 1 चक्कर लगाने में, आधा चक्कर लगाने में, 3/4 चक्कर लगाने में, 2/3 चक्कर लगाने में। तो 1 चक्कर लगाने में किसी भी वस्तु का विस्थापन वो न्यूनतम होगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ A बिंदु पे है, यहाँ से चलकर B से होता हुआ फिर C और फिर D पे होता हुआ पुनः A बिंदु पे आ जाता है, तो उस वस्तु का विस्थापन जो है वो न्यूनतम होगा। तो इसलिए जो है यहाँ जो सही विकल्प होगा वो 1 चक्कर लगाने में विस्थापन न्यूनतम होगा। विस्थापन के विषय में हम इसी पाठ में आगे और विस्तार से जानेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है। पहला विकल्प दिया है समय के साथ दूरी अपरिवर्तित, दूसरा विकल्प है समय के साथ दूरी परिवर्तित, तीसरा विकल्प है समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तित, चौथा विकल्प है गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन। तो कोई भी गतिशील वस्तु होगी तो उसमें जो असत्य विकल्प होगा समय के साथ दूरी अपरिवर्तित, ये विकल्प जो है किसी भी गतिशील वस्तु के लिए ये गलत विकल्प है, असत्य है। फिर अगला जो प्रश्न ये कह रहा है किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है। पहला विकल्प है कह रहा दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य शून्य होगा। फिर दूसरा है चाल शून्य होने पर वेग अवश्य शून्य होगा। वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल शून्य हो। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है ये सही है। वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल शून्य हो। वेग और चाल के विषय में हम इसी पाठ में आगे और विस्तार से जानेंगे। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है घड़ी के सुइयों की गति, दूसरा है लोलक की गति, तीसरा है वायुयान की गति, चौथा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है वायुयान की गति, यही जो है आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है, यही विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। यहाँ हम खाली स्थान में विराम भरेंगे। फिर खा है घूमते हुए लट्टू की गति घूर्णन गति होती है, यहाँ घूर्णन भरेंगे। तीसरा जो है किसी वस्तु द्वारा तय किए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, यहाँ दूरी भरेंगे। फिर चौथा जो है ये वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है, यहाँ बिंदु हम भरेंगे। फिर है ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति वृत्तीय गति होती है।
इसके बाद तीसरा प्रश्न हल करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है झूला झूलती लड़की की गति दोलन गति नहीं है, ये गलत है, यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे बॉक्स में। वृत्तीय पथ पर गति करती किसी वस्तु की औसत चाल शून्य होती है, ये भी गलत है, यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। ग्राफ खींचते समय परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करना चाहिए, ये सही है। फिर घ है जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थित के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो इसकी गति दोलन गति कहलाती है, ये भी सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में। फिर ङ है दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, ये भी सही है, यहाँ बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 4 है चित्र की गति को देखकर सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ये पहला जो है ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये जो हो जाएगा ये वृत्तीय गति हो जाएगी, इससे हम इसका मिलान करेंगे। फिर यहाँ ये कुम्हार का चाक दिखाया गया है, इसकी गति जो है ये घूर्णन गति होती है, इससे मिलान करेंगे। घड़ी के सुइयों की जो गति होती है उसको आवर्ती गति कहते हैं। फिर यहाँ पे स्प्रिंग दिया गया है, स्प्रिंग की गति ये दोलन गति होती है। फिर यहाँ मार्च पास्ट करते सिपाहियों का चित्र है, तो ये जो है ये रेखीय गति है, इससे हम इसका मिलान करेंगे। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। पहला इसमें दिया है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है किलोमीटर प्रति सेकंड और चौथा है किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें जो बेमेल है ये किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड ये बेमेल है, और बाकी ये तीनों जो हैं ये सभी दूरी के मात्रक हैं, जबकि किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड ये आवेग का मात्रक है, इसलिए ये जो होगा बेमेल होगा। हम इसमें किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड इसको यहाँ लिखेंगे। फिर खा है दोलनगत, कंपनगत, सरल रेखीय गत, एक समान वृत्तीय गत। तो इसमें जो बेमेल है ये सरल रेखीय गति, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद गा है दूरी, चाल, वेग, औसत चाल। तो इसमें जो है दूरी ये बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। फिर घा है घूमती फिरकी की गत, घिरनी की गत, कुम्हार के चाक की गत, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गत। यहाँ पे जो बेमेल है ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गत, ये बेमेल है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ये वृत्तीय गति है, जबकि घूमती फिरकी की गत, घिरनी की गत, कुम्हार के चाक की गत ये तीनों जो है ये घूर्णन गति के उदाहरण हैं। तो यहाँ पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गत, इसको हम लिखेंगे। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, परिवर्तित चर और नियतांक। तो इसमें नियतांक जो है ये बेमेल है क्योंकि नियतांक एक निश्चित मान होता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता, जबकि स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परिवर्तित चर इन तीनों के मान बदल सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए नियतांक इसमें बेमेल होगा, इसी को हम यहाँ लिखेंगे। फिर छठवां प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। फिर खा है दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, ये होता है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। फिर गा है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये हो जाएगा 24 घंटे। फिर घा है कोल्हू चलाते बैल की गति किस प्रकार की गति है, तो ये हो जाएगा वृत्तीय गति। फिर गा है ग्राफ खींचते समय स्वतंत्र चर को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा पर या क्षैतिज अक्ष पर।
फिर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। का कह रहा, दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और उसके बाद अब यहाँ कह रहा है दूरी, खाली स्थान दिया है, फिर चाल, ये भी खाली स्थान है। तो दूरी यहाँ 10 मीटर हो जाएगी। इसको अगर हम शून्य मानते हैं तो यहाँ से वस्तु यहाँ 10 मीटर की दूरी पे है, तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। लेकिन वस्तु की चाल जो है वो शून्य होगी, क्योंकि समय के साथ वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए चाल जो है ये शून्य होगा, यहाँ शून्य लिखेंगे। फिर कहा है, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 चक्कर बाद विस्थापन, तो 5 चक्कर बाद विस्थापन जो है शून्य होगा। फिर दूसरा है 2 सही 1/2, अर्थात 2.5 चक्कर बाद विस्थापन, तो ये होगा 10 मीटर। अब इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि 5 मीटर त्रिज्या का ये जो है एक वृत्ताकार पथ है। अब वस्तु जो है यहाँ से अगर 5 बार चक्कर लगाएगा तो पुनः इसी बिंदु पे आएगा, तो इसलिए विस्थापन उसका शून्य होगा। और वस्तु 2.5 चक्कर लगा रहा है, कहने का तात्पर्य एक बार पूरा चक्कर लगाया, फिर दोबारा पूरा चक्कर लगाया और तीसरी बार उसने केवल आधा चक्कर लगाया, तो वस्तु इस बिंदु पे होगी। तो वस्तु का जो विस्थापन वृत्त का व्यास होगा, तो व्यास इसका 10 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर त्रिज्या इन दोनों का जोड़ेंगे जब, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 सही 1/2 चक्कर बाद विस्थापन वो 10 मीटर होगा। फिर गा है, दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी सी से होते हुए बिंदु डी पर पहुंचती है। कार की दूरी और दूसरा है विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोई कार है जो बिंदु ए पे है, ए से चलकर बी पे आती है, ये 4 किलोमीटर। फिर बी से चलकर 8 किलोमीटर सी पे आती है। फिर वस्तु सी से चलकर 10 किलोमीटर डी पे आती है। तो कुल दूरी अगर जोड़ेंगे तो 4, 8, 4, 12 और 12, 10 ये 22 हो जाएगा। तो दूरी कार द्वारा चली गई दूरी ये 22 किलोमीटर होगा। और विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये 10 किलोमीटर है, इसलिए विस्थापन जो होगा वो 10 किलोमीटर होगा। फिर 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। का है दूरी और विस्थापन, तो दूरी हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। और विस्थापन हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम इसी चित्र से इस दोनों परिभाषाओं को समझ सकते हैं। तो दूरी जो है वस्तु ने यहाँ से चलकर ए से चलकर डी तक अगर आती है तो कुल दूरी जो हो जाएगी इसके द्वारा चले गए पथ की लंबाई, यही जो होगी इसकी कुल दूरी हो जाएगी। और विस्थापन वस्तु यहाँ प्रारंभिक स्थिति में थी और यहाँ जो है अंतिम स्थिति में थी, तो इन बिंदु ए और डी के बीच की जो दूरी है यही वस्तु का विस्थापन होता है। तो इसी को हम विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। लिखा है वृत्तीयगत घूर्णनगत। तो वृत्तीयगत इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। घूर्णन गति ये हो जाएगा जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है, जैसे कुम्हार के चाक की गति। फिर इसके बाद गा है चाल और वेग। तो चाल की परिभाषा ये हो जाएगी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है, जैसे सड़क पर चलते किसी वाहन की गति। और वेग जो होता है ये एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा चली गई एकांक समय में दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं, जैसे उत्तर दिशा में चलते वाहन की गति। फिर घा है एक समान गति असमान गति। तो एक समान गति ये हो जाएगा ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान गति कहलाती है, जैसे घड़ी के सुइयों की गति। असमान गति हो जाएगा ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, असमान गति कहलाती है, जैसे पार्क में टहलता आदमी। 9वां प्रश्न निम्नलिखित गतियों के 3 उदाहरण उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे गति है और इनके हमें 3 उदाहरण लिखना है, जैसे घूर्णन, रेखीय, वृत्तीय और दोलन। तो घूर्णन गति के 3 उदाहरण हो जाएंगे। पहला होगा घिरनी की गति, दूसरा फिरकी की गति, तीसरा बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति। फिर रेखीय गति ये हो जाएगा साइकिल की गति, वाहन की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति। वृत्तीय गति इसके उदाहरण हो जाएंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी के सुइयों की गति। फिर दोलन गति ये हो जाएगा झूला झूलते बच्चे की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, स्प्रिंग की गति। 10वां प्रश्न निम्नलिखित गतियों में से एक समान गति तथा असमान गति को सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ दिया है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, स्कूटर की गति, घड़ी की सुइयों के नोक की गति, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ट्रेन की गति। तो इसमें एक समान गति ये हो जाएगा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। फिर दूसरा होगा मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, तीसरा होगा घड़ी के सुइयों के नोक की गति। फिर चौथा होगा पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, फिर घड़ी के पेंडुलम की गति, फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये सभी एक समान गति के उदाहरण हैं। असमान गति ये हो जाएगा स्कूटर की गति और ट्रेन की गति। यहाँ 11वां प्रश्न है दिए गए दूरी समय ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि गति बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसे दूरी समय का ग्राफ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी दिखाया गया है मीटर में और क्षैतिज जो है ये समय दिखाया गया है सेकंड में। अब कोई वस्तु यहाँ O बिंदु से चलकर S बिंदु तक आती है। तो अब यहाँ पहला जो पूछा गया कह रहा है चली गई कुल दूरी। तो चली गई कुल दूरी ये हो जाएगा वस्तु O से चल के P पे आती है, ये 15 मीटर ये हो गया। फिर वस्तु जो है यहाँ से थोड़ी देर विराम अवस्था में है, फिर यहाँ से चलकर वस्तु R पे आती है, यहाँ ये 25 मीटर हो जाएगा। और फिर R से वस्तु सीधे S पे आती है जो कि O से R तक 25 मीटर और R से S तक 25 मीटर। तो ये हो जाएगा 25 धन 25 बराबर 50 मीटर। ये वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी होगी। फिर औसत चाल,
अब औसत चाल जो है कुल दूरी बटा समय, तो कुल दूरी जो है ये 50 मीटर है, वस्तु द्वारा चली गई, और जो समय है वो है 16 सेकंड। तो ये हो जाएगा 50/16। इसको सरल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये 25 होगा और ये 8 होगा। तो आ जाएगा 25/8 मीटर प्रति सेकंड। इसको और सरल करेंगे, ये हो जाएगा 3.125 मीटर प्रति सेकंड। ये वस्तु की औसत चाल हो जाएगी। फिर अब तीसरा कह रहा है कब से कब तक वस्तु विरामावस्था में रहेगी। तो यहाँ पर P से Q के बीच जो है वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वस्तु जो है ये P से Q के बीच, यहाँ P से Q तक ये वस्तु जो है विरामावस्था में रहेगी। फिर 12वां प्रश्न कह रहा है 2 कारें A तथा B क्रमशः बिंदुओं P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार B बिंदु P तक क्रमशः 5 मिनट तथा 10 मिनट में पहुंचती हैं, तो ज्ञात कीजिए किस कार की चाल अधिक है। तो अब यहाँ पे एक कार P बिंदु पे है, दूसरी कार Q बिंदु पे है। कार A जो है P से चलना प्रारंभ करती है Q तक आने के लिए, और कार B जो है ये Q से चलकर P तक आना प्रारंभ करती है। तो अब A को Q तक पहुंचने में लगा समय ये दिया है 5 मिनट, तो ये हो जाएगा 5 मिनट। फिर A की चाल, तो कुल दूरी हो जाएगा PQ, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय PQ/5। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से B को P तक पहुंचने में लगा समय ये 10 मिनट दिया है, तो ये हो गया 10 मिनट। B की चाल हो जाएगी, कुल दूरी PQ है, तो PQ बटा जो समय लगा है 10 मिनट, ये हो जाएगा PQ/10। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि A की चाल अधिक है, तो A की चाल जो है ये B की चाल से अधिक होगा। 13वां प्रश्न, अपने आसपास दिखाई देने वाली गतियों को देखकर उनकी सूची बनाइए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। पहला सरल रेखीय गति, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। नंबर 2 मार्च पास्ट करते सिपाही की गति। और नंबर 3 साइकिल की गति। फिर दूसरा है वृत्तीय गति। इसके उदाहरण हो जाएंगे नंबर 1 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। दूसरा हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा हो जाएगा कोल्हू चलाते बैल की गति। फिर तीसरा है घूर्णन गति। इसका उदाहरण हो जाएगा छत के पंखे की गति। और दूसरा चक्की के पाटों की गति। तीसरा लट्टू की गति। चौथा है दोलन गति। इसका हो जाएगा पहला झूला झूलते बच्चे की गति। दूसरा हो जाएगा किसी स्प्रिंग से लटके पिंड की गति। तीसरा हो जाएगा दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। पांचवा है आवर्ती गति। इसका उदाहरण हो जाएगा सरल लोलक की गति। दूसरा स्प्रिंग को खींचने पर होने वाली गति। तीसरा झूला झूलते बालक की गति। प्रक्षेप्य गति, ये छठवां, इसका उदाहरण होगा फेंकी भाला की गति। दूसरा फेंकी गेंद की गति। तीसरा बंदूक से छूटी गोली की गति। इस वीडियो में हमने गति नामक अध्याय के प्रश्नों को हल किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।